नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ला डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। मैं डॉक्टर गजानन जादव आपका सबका स्वागत करता हूं आज एक नए टॉपिक के साथ। आज मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर विच इज द बेस्ट टेक्निक फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन हो रहा है कि बहुत सारे कंफ्यूजन है। सर कोई मुझे ये बोल रहा है, कोई मुझे वो बोल रहा है, या कोई बोल रहा है एफयूटी करो, कोई बोल रहा है एफयू करो, कोई बोल रहा है माइक्रो एफयू करो। तो ये सारे क्वेश्चंस का मैं आज आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके जो भी डाउट्स है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आज जब हम वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा हिस्ट्री का भी मुआयना करने वाले हैं। हिस्ट्री मतलब हेयर ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री, कहाँ से स्टार्ट हुआ। 1930s में एक जापानीज डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये पहला हेयर ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की। जो पहला हेयर ट्रांसप्लांट किया गया, उनका डॉक्टर का नाम था डॉक्टर ओकुडा। जो डॉक्टर ने किया था, उन्होंने क्या किया, पीछे के साइड से कुछ ग्राफ निकाल के, ग्राफ नहीं एक्चुअली उन्होंने डायरेक्ट स्किन का टुकड़ा निकाला है। स्किन का टुकड़ा निकाल के सामने जहाँ पे पेशेंट को बर्न स्कार थे वहां पे लगा के देखा कि यहाँ पे नए बाल आ सकते हैं क्या। तो उन्होंने पाया कि ये सक्सेसफुल हो गया है, सक्सेसफुल हो रहा है। बट 1930s का दौर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का चीजें चल रही थी, तो इसलिए कम्युनिकेशन कुछ नहीं था। तभी उसी दौरान एक अमेरिकन साइंटिस्ट ऑरेंट्रिच, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक 4 का पंच यूज किया जिसके अंदर उनको एक 15 से 20 बाल मिले। उन्होंने उसको इम्प्लांट करने की कोशिश की, लेकिन पंच बायोप्सी, स्मॉल पंच 4 का पंच यूज करके पंच बायोप्सी निकाला उन्होंने, और जहाँ पे भी बॉल्डनेस था वहां पे उन्होंने इम्प्लांट किया इसको, और उन्होंने पाया कि ये भी बाल ग्रो हो रहे हैं। तो ये ऐसी शुरुआत हुई है जब हेयर ट्रांसप्लांट की। अभी जो हेयर ट्रांसप्लांट उसके बाद बढ़ा, धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि 4 पंच से ना बाल ना एक जगह पे बहुत सारे क्लस्टर में दिखते हैं। लाइक आपने डॉल देखी होंगी, डॉल को जब बाल लगाते हैं तो ऐसे लगते हैं, वैसे बाल दिख रहे थे। तो ये नेचुरल फील नहीं आ रहा था, नेचुरल लुक नहीं आ रहा था, बहुत ऐसा प्लगी प्लगी हेयर्स लग रहे थे। तो इसको और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने, डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। So they have come up with a new technique called FUT, follicular unit transplantation technique. तो 1980s की बात है, जब स्ट्रिप निकाला जाता था, स्ट्रिप निकाल के उसमें से एक एक बालों को सेपरेट किया जाता था, लाइक एक एक ग्राफ को, कैन सी दैट एक ग्राफ में 1 से 4 बाल हुआ करते थे, और उसको फिर अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर लूप इसको सेपरेट करके फिर इम्प्लांट किया जाता था। तो ये काफी सक्सेसफुल रहा क्योंकि ये काफी नेचुरल रिजल्ट पैदा कर रहा था। फिर भी लोगों के दिमाग में था और कुछ चाहिए, इससे और बेटर क्या कर सकते हैं, स्टिचलेस कैसे कर सकते हैं, मुझे स्टिचेस नहीं लगाने बॉडी पे, इससे बेटर कुछ हो सकता है क्या। तो इन 2003 फर्स्ट फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, इसको हम एफयूई बोलते हैं, वो स्टार्ट हुआ। अभी 2003 से लेकर 2022 तक ऑलमोस्ट 19 साल गुजर चुके हैं। सो 19 सालों में काफी एफयूई चेंज हो चुका है। जब पहले सिंपल मैनुअल पंचेस यूज किए जाते थे, मतलब हाथ से एक एक हेयर ग्राफ को सेपरेट करके निकाल के फिर लगाया जाता था, इट वाज अ स्टार्टिंग एरा ऑफ एफयूई। आज जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज अ माइक्रो मोटराइज्ड एफयूई। पहले एक दिन में 200 300 मैक्सिमम 500 ग्राफ्स की केस हुआ करती थी जब हम मैनुअल एफयूई करते थे। बट आज देयर इज नो लिमिट। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने कुछ कुछ लोगों को देखा है, 7 8 9,000 ग्राफ तक उन्होंने काम किया है। सो दिस इज द लेवल ऑफ एफयू नाउअडेज। फिर भी क्वेश्चन ये होता है कि 9,000 ग्राफ, इज इट पॉसिबल, शैल वी गो फॉर इट और नॉट टू गो फॉर इट। सो ये सब चीजों को लेकर आज चर्चाएं हो रही है कि ये कर रहा है वो सही है, या ये कर रहा है वो सही है। तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री तो आपने समझ ली कि एफयू कैसे स्टार्ट हुआ, तो आपको कुछ मैं फोटोग्राफ्स भी शेयर करूंगा मीनवाइल, कि आपको समझ में आएगा कि जो पहले था वो भी सही था, आज है वो भी सही है। मगर आपका जन्म 1930s में हुआ रहता था तो उस वक्त भी आपको बाल मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। बट आज जो हो गया है, बहुत फाइन हो चुका है ट्रांसप्लांट, तो एवरीबडी वांट्स नेचुरल रिजल्ट्स, नेचुरल लुक, जो कि मेरे पहले बालों जैसा हो। देखिए दोस्तों, साइंस कभी भी एक इमर्जिंग फैकल्टी है। नई नई चीजें आती रहती है, नई नई चीजें फाइन होती रहती है, बिकॉज पीपल कीप ऑन इम्प्रूविंग देमसेल्फ। कुछ ना कुछ नए ट्रायल्स होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं।
इसका मतलब जो 2003 में था वो रॉन्ग था ऐसा नहीं था। फॉर दैट सिनेरियो इट वाज अ करेक्ट थिंग। आज मे बी वो ऑब्सोल्यूट हो चुकी होगी या मे बी उतनी रिलेवेंट नहीं होगी, बट फिर भी इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ रॉन्ग था। जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस करेगा वैसी वैसी चीजें और इम्प्रूव होते जाएंगी। तो आज जो हम टेक्निक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका भी कुछ बेस है, सिर्फ नाम नहीं है, उसका कुछ साइंस है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, 3 स्टेप्स होती है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। एक तो होता है बाल निकालना, जहां से भी हमें बाल निकालने हैं उसको हम डोनर एरिया बोलते हैं। हमने वहां से बाल निकालना है। आप एफयूटी से निकालिए, एफयूई से निकालिए, जो भी टेक्निक आपको सही लगती है उससे निकालिए। मुझे उसमें कोई मैं बयास नहीं हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट टेक्निक कॉल्ड एफयूई, बिकॉज स्टिचेस की बहुत लोगों को डर लगता है, एफयूटी का डर लगता है, तो हम लोग एफयू के बारे में बात कर रहे हैं आज। तो एफयू करते वक्त आपको एक्सट्रैक्शन करना है। व्हाट इज एक्सट्रैक्शन एग्जैक्टली? एक्सट्रैक्शन क्या होता है? बालों को स्किन से निकालना है। बाल मतलब आपके हेयर रूट्स, हेयर फॉलिकल्स को निकालना है, ताकि जाके उसको जहाँ पे बाल नहीं है वहां पे इम्प्लांट किया जा सके। सो ये जो बाल निकालने का तरीका है वो हर एक का अलग अलग हो सकता है। मे बी एफयूटी हो सकता है, मे बी एफयूयू हो सकता है। तो एफयू में क्या हो सकता है? देखिए, जब एक हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ मतलब इट्स अ बेसिकली अ पेयर और मल्टीपल हेयर फॉलिकल का एक बंच होता है। अगर एक हेयर ग्राफ में 4 बाल हैं तो चारों के चारों बाल साथ में आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नहीं तो वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, वो डेंसिटी नहीं दे पाएंगे और उसमें डैमेज हो जाएगा पेशेंट के डोनर का। तो इसलिए एक्सट्रैक्शन काफी जरूरी है कि अच्छा हो। अगर एक्सट्रैक्शन में आप 4 में से 2 हेयर फॉलिकल को डैमेज करोगे तो पेशेंट की डेंसिटी नहीं मिलेगी, उसका हेयर लॉस भी हो जाएगा। ये 2 हेयर फॉलिकल्स आपने डैमेज कर दिए, फ्यूचर में उसको वो नहीं मिलने वाले हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो पंच साइज हो हेयर ट्रांसप्लांटेशन या फ्यूए में वो सही साइज का हो। आप 0.6 का पंच इंडियन स्किन में यूज 99% यूज कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज वो ग्राफ आपके 0.6 के पंच में आएगा ही नहीं। इधर यू विल कीप ऑन डैमेजिंग द ग्राफ्स। सिर्फ आपको माइक्रोएफी बेचना है या माइक्रोएफी सिर्फ सुनना है या लोगों को सुनाना है कि मैं माइक्रोएफी कर रहा हूँ, देयर इज नो पॉइंट इन जस्ट गोइंग बिहाइंड दिस थिंग्स। आपको समझ में आना चाहिए जो भी आपकी ग्राफ की साइज है उससे 0.1 mm बड़ा पंच आपको यूज करना है, नहीं तो आपका कंप्लीट ग्राफ आएगा नहीं। सी, ग्राफ डजंट ओनली मीन हेयर रूट्स, ग्राफ मीन्स आपकी ग्लैंड्स भी आनी चाहिए, आपके स्टेम सेल्स भी आने चाहिए उसके साथ में, तो जाके वो आपको अच्छा लुक दे सकता है। तो डोंट ओनली थिंक अबाउट हेयर रूट्स आ गए तो मेरा काम हो गया, नहीं। आपको पूरा यूनिट निकालना है, तो यूनिट डजंट ओनली कंटेन हेयर रूट्स। सी, ये बात को क्लियर रखिए फॉर द डॉक्टर्स, बेसिकली दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेप हो गई आपकी एक्सट्रैक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यही करते हैं कि एक्सट्रैक्शन पहले कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन करने के बाद यूजुअली ग्राफ को प्रिजर्व किया जाता है। कहाँ पे प्रिजर्व करते हैं? एक कोल्ड सॉल्यूशन होता है, वो मे बी रिगर लैक्टिक नाम का हो सकता है, नॉर्मल सलाइन हो सकता है, या स्टार सॉल्यूशन भी हो सकता है, या कोई लोग पीआरपी में भी सेव कर सकते हैं इसको। ये क्यों डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज ऑफ स्टोरेज क्यों है? क्यों? क्योंकि सबको पता है अगर ग्राफ्ट बॉडी से बाहर निकलेगा तो वो डैमेज होने के चांसेस है, बिकॉज उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है। वंस द graft is out of the body, he is deprived of energy, oxygen, blood supply, no nutrients, nothing. So कितने देर तक इसको सर्वाइव किया जा सकता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये इंपॉर्टेंट बना। इसलिए अलग अलग स्टोरेज सॉल्यूशन क्रिएट हुए, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी, बट कुछ देर के बाद कोई भी सॉल्यूशन गारंटी दे नहीं सकता कि ये सर्वाइव हो सकता है या नहीं हो सकता है। बुक सेज, लिटरेचर सेज more than 6 hours if your graft is out of the body, 6 घंटे से ज्यादा अगर बॉडी के बाहर आपका ग्राफ्ट हो गया तो डैमेज रेट 10% से स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो ये खतरा हमें क्यों लेना है? इसके लिए भी कुछ नई टेक्निक्स हमने इन्वेंट करी है। ये हो गया आपका स्टोरेज। अभी नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि ग्राफ्ट लगाने की टेक्निक।
अभी जो ग्राफ्ट हमने बाहर निकाले हैं बॉडी से, स्किन से बाहर निकाले हैं, तो उसको बॉडी में फिर से डाला कैसे जाएगा? दो टेक्निक्स है, एक तो होल बनाइए, स्लिट्स बनाइए और फिर फोर्सेप्स से अंदर डाल दीजिए। अभी डालते वक्त भी डैमेज होने के चांसेस है। नया बंदा है, किसी ने कभी काम ही नहीं किया है या उसको पता नहीं है कैसे डालना है, और रूट को पकड़ के डाल देगा, रूट डैमेज कर देगा। तो इसमें भी हमें कुछ ना कुछ टेक्निक अच्छी चाहिए ताकि जाके इम्प्लांटेशन में बंदा ने अच्छी ग्राफ्ट निकाल दिए, एक्सपीरियंस बंदा था, डॉक्टर था या जो भी था, इसने ग्राफ्ट निकाल दिए, बट लगाने वाले ने बंदे ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। ही इज नॉट एक्सपीरियंस, ही इज डैमेजिंग व्हाई द इम्प्लांट इन द ग्राफ्ट्स। सो अल्टीमेट रिजल्ट विल बी अ डिवोर्स, राइट? अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। बंदे ने अच्छे ग्राफ निकाले फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा बिकॉज इम्प्लांटेशन सही नहीं हो रहा है। तो वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक हो गया स्लिट टेक्निक, हमने इम्प्लांट कर दिया। दूसरा टेक्निक है इम्प्लांटर पे, चाउस इम्प्लांटर हो या जो भी इम्प्लांटर्स आपके पास है उससे इम्प्लांट करें, उसमें स्लिट बनाने की जरूरत नहीं। आप ग्राफ को इम्प्लांट के अंदर डाल दो और पेन से पुश कर दो। वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है। बट फिर भी इसमें प्रॉब्लम्स थे, इसमें बहुत स्किल्ड लोग चाहिए इम्प्लांटेशन के लिए, और डॉक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इम्प्लांटेशन नहीं करते हैं, मैंने देखा है। क्योंकि सर्जरी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, तो इधर डॉक्टर एक्सट्रैक्शन करेगा या इम्प्लांटेशन करेगा, बिकॉज उसको ओपीडी भी देखनी है, मैनेजमेंट भी करना है, सर्जरी भी करनी है। सो डॉक्टर बोलता है यार मैं कुछ ना कुछ एक ही काम करूंगा, तो फिर इट अल्टीमेटली कम्स टू अ टेक्नीशियंस। टेक्नीशियन क्या करेंगे? तो टेक्नीशियन कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर डॉक्टर डिपेंड हो जाता है टेक्नीशियन के ऊपर। फिर नया टेक्नीशियन आता है, वो भी सीखता है, फिर वो भी ट्रायल करता है, सब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इसके अंदर। तो इसलिए इम्प्लांटेशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हो गए, एक्सट्रैक्शन हो गया, स्लिट मेकिंग हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। चलिए अभी एक्सट्रैक्शन तो ऑलमोस्ट सब लोग सेम ही करते हैं, सिर्फ मैंने आपको बोला पंच का पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पंच साइज और पंच जो हो शार्प हो, ताकि जाके स्किन को स्कारिंग कम हो। पीछे भी काफी बड़े बड़े धब्बे देखे हैं मैंने लोगों के, सर्जरी के बाद बहुत सारे, एक बार ट्रिम कर लिए तो पूरा के पूरा धब्बे दिख जाते हैं। धब्बे दिखने के 2 रीजन होते हैं, जो भी हम स्कार्स बोलते हैं, डॉटेड स्कार्स जो होते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, फ्यू के पास स्पेसिफिकली, देयर आर बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक तो आपका पंच काफी ब्लंट हो जाता है, बहुत बार यूज कर लेते हैं एक ही पंच को, there are so many people try to save the money because अच्छा क्वालिटी का पंच आपको मे बी स्टार्ट फ्रॉम 3000 अप टू 7000 आता है, बट आप वही पंच यूज करोगे तो यू आर ट्राइंग टू सेव द कॉस्ट। कॉस्ट सेव क्यों करना है? क्यों करना है? क्योंकि पेशेंट नहीं दे रहा है इसलिए सेव करना है, सिंपल आंसर सब लोग दे देते हैं। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, पेशेंट दे रहा है, स्टिल डॉक्टर वांट टू मेक मोर मनी, सो इसलिए वो नहीं कर रहा है, ठीक है। 2 चीजें होती है। या थर्ड थिंग होती है कि उसको अवेयरनेस ही नहीं होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ पंच। पंच शुड बी वेरी शार्प, प्रेफरेबली अ न्यू पंच आपने यूज करना है, और साइज सही होना चाहिए, आपके ग्राफ के अकॉर्डिंगली साइज होना चाहिए। दिस इज द बेसिक्स ऑफ एक्सट्रैक्शंस, ठीक है। कमिंग टू स्लिट मेकिंग। अब स्लिट मेकिंग में क्या करते हैं? स्लिट मेकिंग में टेक्निक्स यूजुअली एक तो नीडल से स्लिट करते हैं, नहीं तो ब्लेड से होता है, या लास्ट होता है सफायर। ये 3 टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आपके स्लिट्स बनाए जाते हैं। अभी हम लोग काफी सालों तक मैंने खुद नीडल यूज किया है। मैं इनिशियली ब्लेड यूज करता था, तो ब्लेड से मुझे उतना कंफर्ट लेवल आता नहीं था, तो मैंने नीडल यूज करना स्टार्ट किया। तो नीडल से मुझे डेंसिटी भी अच्छी मिलने स्टार्ट हो गई, और इट वाज मोर कंफर्टेबल फॉर मी बिकॉज मेरे लिए एंगल बनाना आसान हो जाता था। नीडल को मैं बेंड कर पाता था मुझे अगर प्रॉपर एंगल देना है तो, इसलिए मैंने ब्लेड छोड़ दी, नीडल यूज करना स्टार्ट किया। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की स्किन काफी टफ होती है, और टफ स्किन में नीडल से बहुत ट्रॉमा होना स्टार्ट हुआ था। काफी मैंने देखा हाइपोपिगमेंटेड पैच दिखना स्टार्ट हो गए। मतलब कभी कभी हमने देखा है कि कुछ कुछ स्किन में व्हाइट व्हाइट पैचेस आ जाते हैं इम्प्लांटेशन की जगह पे। व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज जो मैं डैमेज कर रहा था नीडल के साथ, इट वाज डैमेजिंग द टिश्यू। मतलब स्किन की सुपरफिशियल लेयर होती है एपिडर्मिस, और उसके नीचे की होती है डर्मिस। तो मैं डर्मिस तक उसको डैमेज कर रहा था, बहुत ज़्यादा फोर्स यूज हो रहा था, और बहुत ज़्यादा स्किन की इंटीग्रिटी को लॉस हो रहा था। सो इस पे ऊपर मैंने फिर से वर्किंग स्टार्ट करी कि मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई डू दिस। तो मैंने फिर सफायर के बारे में सुना, उसको इम्प्लीमेंट किया, बहुत सारे पेशेंट करके देखे, तो आई फील्ड कि नहीं, ये सफायर जो टेक्निक हो रही है, सफायर के ब्लेड का यूज करने के बाद टिश्यू डैमेज इज वेरी मिनिमल। टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शंस, स्कारिंग बहुत कम हो गई है। टिश्यू में आपने देखा होगा काफी प्लास्टिक जैसी हार्ड हो जाती है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्किन, तो उसका काफी परसेंटेज कम हो गया है, और हीलिंग काफी फास्ट होना स्टार्ट हो गई।
पेशेंट को सेंसेशन, ब्लड सर्कुलेशन जल्दी होना स्टार्ट हो गया है। तो नाउ आई हैव शिफ्टेड माई सेल्फ फ्रॉम अ नॉर्मल नीडल टू अ सफायर। तो सफायर का फ़ायदा हमें ये मिला कि हमने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हुआ करते थे, लाइक कॉबल स्टोनिंग होती थी या फिर हाइपोपिगमेंटेशन हो जाता था, तो ये सब चीज़ें सफायर के बाद बंद हो गई। तो इम्प्लांटेशन के लिए हम वैसे भी नॉन टच इम्प्लांटेशन लेते हैं। तो नॉन टच में क्या फ़ायदा होता है कि हम डबल फोर्सेप यूज़ करते हैं, जिसके वक्त इम्प्लांटेशन के वक्त हम रूट को टच नहीं करते, वी टच टू द स्किन पार्ट को ही टच किया जाता है, रूट को टच नहीं किया जाता। तो देयर इज नो फोर्स वाइल इम्प्लांटेशन, एकदम स्मूथली स्किन के अंदर चला जाता है। तो इसलिए डैमेज जो होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ head graft cannot be damaged while you are doing the double forceps implantation. So double forceps non-touch FU implantation with sapphire is going to be a good combination where you are considering the follicular extraction technique. तो अभी लोगों का मानना ये है कि they are just comparing with the Chau's implanter sapphire technique. So या फिर कुछ लोग DHI में बोलते हैं डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। सो मेरे हिसाब से जो भी डॉक्टर कर रहा है उसकी कंफर्ट लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ही इज कंफर्टेबल इन गिविंग रिजल्ट विद द इम्प्लांटर पेन, डेफिनेटली ही कैन गो फॉर इम्प्लांटेशन विद इम्प्लांटर पेन। अगर मुझे लगता है आई एम कंफर्टेबल इन अ डबल फोर्सेप्स स्लिट टेक्निक एंड इफ यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स, देन वेल एंड गुड। तो कोई टेक्निक कोई खराब नहीं है, आपको सिर्फ वो डॉक्टर की स्किल और उसके टीम की स्किल होना बहुत जरूरी है, ताकि जाके आपको रिजल्ट मिले। आपको क्या करना है, आपको रिजल्ट चाहिए, डॉक्टर साहब मुझे बस रिजल्ट दे दीजिए, आप कौन सी भी टेक्निक यूज करिए, मुझे कोई हार्म नहीं होना चाहिए और रिजल्ट बेस्ट आना चाहिए। व्हाट पेशेंट एक्सपेक्ट्स मोर देन दिस? नथिंग। पेशेंट को तो यही चाहिए कि मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे, मेरा ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अच्छा रहे और मुझे कोई डैमेज ना हो। अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि मैं ये टेक्निक करके दे दूंगा, आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला हो, तो व्हाट इज द रॉन्ग इन दैट? तो इसलिए कोई टेक्निक रॉन्ग नहीं होती है, अपग्रेडेड होती है। हर वक्त अपग्रेडेशन चलते रहता है। We have started with needle or blade, now we have started with the sapphire, because see, change is a life and change ये प्रकृति का नियम होता है। तो हमें सबको चेंज के साथ अडाप्ट करना है, हमको एडजस्ट करना है और खुद को इम्प्रूव करना है। सो आपने देखा होगा कि रियल टाइम FUE with sapphire is going to be the best combination, इसलिए क्योंकि जो मैंने बोला था कि एक्सट्रैक्शन के बाद प्रिजर्वेशन, ये जो मेथड है प्रिजर्वेशन की, ये रियल टाइम में ऑब्सोल्यूट हो चुकी है। मतलब इसमें कोई ग्राफ को प्रिजर्व नहीं किया जा रहा है। जो भी बाल आपके बॉडी से निकल रहे हैं उसको तुरंत लगाया जा रहा है। जो भी क्लीनिंग का टाइम या जो भी टिश्यू क्लीनिंग टाइम होता है, जो भी ब्लड निकलता है, क्लॉट्स होते हैं या कोई एक्स्ट्रा टिश्यू आ जाता है या फैट आ जाता है, उसको क्लीन करने में जितना टाइम लगता है, दैट इज द ओनली आउटर टाइम ऑफ द ग्राफ्ट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इससे ज्यादा नहीं है। तो preservation is absolute, real time has come up. So real time with sapphire with non-touch FU implantation is going to give you the best result. See, हम लोग अभी ये डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं कि मेरा ट्रांसप्लांट सक्सेस होगा या नहीं होगा, वो तो हम काफी सालों तक छोड़ चुके हैं। आपका ट्रांसप्लांट के रिजल्ट तो आना ही आना है। इफ यू आर डूइंग अ प्रॉपर टेक्निक ऑफ डूइंग इट, आने ही आने। अगर आपकी ग्राफ क्वालिटी अच्छी है, टेक्निक सही है, तो आने ही आने। हम उसके आगे की बात कर रहे हैं, ला डेंसिटी अभी उसके आगे की बात कर रहा है कि पेशेंट को हम एक्स्ट्रा और क्या दे सकते हैं। रिजल्ट तो आने वाले हैं, आपको बाय डिफॉल्ट आने वाले हैं। अगर आपका डोनर अच्छा है, आपको कोई दूसरी कंडीशन कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तो 100% रिजल्ट आने के चांसेस है, आपको कोई उसमें कोई शक नहीं है। बट कंपेयरिंग विथ योर फ्यूचर, लेटेस्ट टेक्निक्स, कम से कम डैमेज और मैक्सिमम नेचुरल रिजल्ट्स विद गुड डेंसिटी, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इट नाउ। सो मेरे हिसाब से इफ यू गो फॉर इट, रियल टाइम सफायर इज गोइंग टू बी द टेक्निक ऑफ द फ्यूचर। बट आज के लिए विल स्टॉप इट हियर। देखिए, न्यू टेक्निक्स आती रहेंगी, हम लोग नए चीज़ों को इन्वेंट करने की कोशिश करेंगे और आपके सामने लाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय बाय।